नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बांकेपुर बायपोल की बात करेंगे, जहां पे लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी की सियासी ताकत की ये परीक्षा है। कम वोटिंग से ने किसका खेल बनाया है, किसका खेल बिगाड़ा है, इन मुद्दों पर बात करेंगे। और क्या प्रशांत किशोर ने जातीय समीकरण बदल दिए हैं या बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो कितना प्रभावित हुआ है प्रशांत किशोर के आने से, और वो क्या कमाल करने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा जो हमारा विषय होगा, महागठबंधन की दूरी जिस तरह से नजर आई चुनाव प्रचार के दौरान, और विपक्षी वोटों को का जो बिखराव है वो किसे फायदा पहुंचाएगा। और तीसरा जो हमारा विषय है, मंत्री दीपक प्रकाश का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के सवालों के बाद क्या उनकी कुर्सी बचेगी या जाएगी, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप झा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले हम लोग बांकेपुर के बारे में बात कर लेते हैं। जिस तरह से बिहार की राजनीति का ये बड़ा लिटमस टेस्ट बन गया है। सिर्फ करीब हम 34% वोटिंग की लगातार बात हो रही है कि 34% वोटिंग हुई है। बीजेपी और जनसुराज दोनों की टेंशन बढ़ गई है। एक तरफ बीजेपी अपने स्ट्रॉन्ग कैडर, जातीय समीकरण और नितिन नबीन की लेगेसी के भरोसे है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें तो उन्होंने युवा, सवर्ण और एंटी बीजेपी वोटर्स के बीच कितनी पैठ बनाई है, इसको लेकर चर्चा है। इसके अलावा आरजेडी का कैंपेन भी उतना एग्रेसिव हमें नहीं दिखा जिस चुनाव प्रचार के दौरान। क्या लो वोटिंग का जो फायदा है वो बीजेपी के कोर वोट बैंक को मिलेगा, या फिर प्रशांत किशोर साइलेंट वेव के दम पर सबसे बड़ा उलटफेर कर सकते हैं? और सवाल एक ये भी उठता है कि बांकेपुर में कम वोटिंग से किसे फायदा, किसे नुकसान देखने को मिलेगा? देखिए मैत्रेयी, सब तीन बातें हैं इसमें। सबसे पहली बात यह है कि ये वो विधानसभा सीट है जहां 31 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। इसका ये स्पष्ट है। और चुनाव भी कोई जीती है तो कोई 2000, 4000, 5000 वोट से बीजेपी ने नहीं जीता है चुनाव, बल्कि बीजेपी ने यहाँ लगभग 72,000 वोट से भी 2010 में नितिन नवीन जीते थे। पिछली बार भी लगभग 51,000 वोट से आरजेडी के उम्मीदवार को हराया था। तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि ये विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मजबूत किला रहा है, गढ़ रहा है। हर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस विधानसभा क्षेत्र से जो है 50,000 से ऊपर का ही लीड मिलता रहा है। यहां तक कि लीड 1 लाख प्लस तक का गया है। 72% वोट तक बीजेपी के उम्मीदवार को मिला है इस विधानसभा क्षेत्र में। तो आप अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक अंतर क्या इस बार है कि बीजेपी के समर्थक भी बीजेपी के उम्मीदवार के स्तर से खुश नहीं है। उम्मीदवार मतलब व्यक्ति से नहीं, मतलब नहीं है। बीजेपी का जो कैंडिडेट होता है, या पटना में आप देखेंगे तो पटना इसलिए जाना जाता है कि पटना में बीजेपी का जो उम्मीदवार नंदकिशोर यादव हुआ करते थे, सुशील मोदी हुआ करते थे, नवीन सिन्हा हुआ करते थे। उसके बाद जो अगली पीढ़ी आई तो फिर संजीव चौरसिया या फिर नितिन नवीन, या इस बार संजय गुप्ता भी कुम्हार भी, या बीच में अरुण सिन्हा। तो उन उम्मीदवारों का जो व्यक्तित्व रहा उसके तुलना में आप देखेंगे तो नीरज सिन्हा से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी निराश थे। एक फैक्टर है वो, जिस कारण से कहीं ना कहीं ये चुनाव बीजेपी के लिए टफ बन गया है। दूसरा क्या फैक्टर हुआ कि जिस प्रकार से आरजेडी ने चुनाव लड़ा है यहाँ, तो एक मैसेज क्या गया कि आरजेडी के साथ ना कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी के साथ कम्युनिस्ट भी नहीं थे, कम्युनिस्ट भी जो है आरजेडी के साथ नहीं थे। एक और बात मैं बताऊं आपको, मैत्रेयी, याद होगा नामांकन से पहले कांग्रेस के तरफ से, कांग्रेस के कुछ नेताओं के तरफ से यह बयान आया था कि इसमें संयुक्त उम्मीदवार होना चाहिए विपक्ष का। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक इशारा आया था कि भाई प्रशांत किशोर को विपक्ष का एक ज्वाइंट कैंडिडेट के रूप में जो है प्रोजेक्ट कर देना चाहिए। खैर, वो बातें आगे नहीं बढ़ी। कांग्रेस इस चुनाव से अलग रही है। और कांग्रेस के बड़े नेता निखिल कुमार, ये निखिल कुमार जो है कांग्रेस प्रशांत किशोर के समर्थन में आ गए बीच में। तो ऐसा कई चीजें निकल कर आई। और उसके बाद तेजस्वी यादव का इस चुनावी मैदान से बाहर रहना, लगा कि तेजस्वी यादव ने केवल एक खाना पूर्ति के लिए रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बना दिया है और तेजस्वी चुनाव कैंपेन से बाहर है। तो अंतिम 2 दिन तेजस्वी यादव ने प्रचार किया, लेकिन वो प्रचार कोई बहुत बड़ा लाभ जो है उनको नहीं दिला सका। दूसरा फैक्टर क्या था इस चुनाव का? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में भी प्रशांत किशोर ने एक मुद्दा उठाया था कि कब तक बिहार के लोग
भाजपा को हराने के लिए आरजेडी को वोट देंगे, यानी उनका इशारा मुसलमानों की तरफ था, यादवों की तरफ था कि आप बीजेपी को हराने के लिए आप वोट डालते हैं। आप तो खुद जीतने के लिए वोट नहीं डालते, आप केवल भाजपा को हराने के लिए वोट डालते हैं। और वही सवाल उन्होंने किया भाजपा के समर्थकों से कि कब तक आरजेडी को हराने के लिए वोट डालते रहोगे, कब वोट डालोगे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो ये फैक्टर जो है, क्योंकि लोगों को लगा कि इस चुनाव से सत्ता परिवर्तन नहीं होना है, सरकारें नहीं बदलेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे, ठीक है। तो तेजस्वी के समर्थकों को भी, तेजस्वी के विरोधियों को भी, बीजेपी के समर्थकों को भी, बीजेपी के विरोधियों को भी लगा क्या कि यार बीजेपी को उम्मीदवार अच्छा दिया नहीं है, तो क्यों नहीं एक बार जो है आजमा लिया जाए किसी ऐसे व्यक्ति को जो योग्य है। क्योंकि उम्मीदवार के स्तर में देखेंगे आप तो प्रशांत किशोर माने और दोनों उम्मीदवारों की तुलना में थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे दिखे लोगों को, ज्यादा प्रभावी वक्ता है प्रशांत किशोर। वक्ता एक ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 4 लाइन बोलने में सक्षम नहीं थे, आरजेडी के उम्मीदवार भी कोई बहुत प्रभाव डाल पाई मतदाताओं पर कैंपेन के दौरान, ऐसा कुछ था नहीं। वही प्रशांत किशोर जो है कैंपेन के मामले में भारी पड़े। भारतीय जनता पार्टी के कई बार कई नेताओं ने अपने उम्मीदवार का मुंह बंद कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने नीरज सिन्हा का एक जगह मुंह बंद कर दिया, जो पूरे लोगों ने देखा, दर्शकों ने देखा कि किस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष अपने उम्मीदवार का मुंह बंद कर रहे हैं कि भाई इसके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जिससे कि हमारा वोट खराब हो जाएगा। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर जो है मिलकर प्रशांत किशोर को मुकाबले में ले आए। अंतिम क्षणों में क्या हुआ है, अंतिम में लगा लोगों को कि यहाँ बीजेपी का मुकाबला जो है, क्योंकि बीजेपी, एक बात याद रखिएगा, बीजेपी जमीन पर बहुत ही मजबूत रही है, संगठनात्मक स्तर पर रही है, और ये मध्य वर्ग का इलाका है, लोअर मिडिल क्लास से लेकर अपर मिडिल क्लास तक का इलाका है बांकीपुर, ठीक है। और आप देखेंगे आर्थिक रूप से अगर जो लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास का जो ग्रुप है, ये प्राय न केवल पटना में बल्कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी उनके लिए फेवरेट पार्टी होती है। इस बार भी बीजेपी अगर मुकाबले में है तो केवल इस कारण मुकाबले में है कि लोग नीरज सिन्हा को नहीं देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, बीजेपी को देख रहे हैं लोग। तो इसलिए अगर बीजेपी मुकाबले में भी है तो उस कारण से है। लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार से निराशा, उसके अलावा एक और फैक्टर है जिसके तरफ प्रशांत किशोर ने कहा। देखिए, केवल बिहार में नहीं मैत्रेयी, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी कई जगह लोगों के मन में अब बातें आ रही है कि यार कब तक 2 ध्रुवीय राजनीति के चक्कर में रहा जाए, कोई तीसरा विकल्प आजमाया जाए। तमिलनाडु का उदाहरण देखिए आप, जिस प्रकार से जब लोगों को तीसरा विकल्प मिला वहां, तो तीसरा विकल्प के रूप में टीवीके को जो है थलापति विजय को लोगों ने चुन लिया। नहीं तो लगातार 50-60 वर्षों से तमिलनाडु की राजनीति डीएमके और एआईएडीएमके के बीच थी, ठीक है। तो लोगों ने एक परिवर्तन के रूप में प्रशांत किशोर को स्वीकार किया है, ये दिखा है। अब रही बात परिणाम की, तो एक बात तय है कि क्लोज फाइट है। बीजेपी अपने संगठन की ताकत के बल पर चुनाव लड़ी है और प्रशांत किशोर बदलाव के लिए लड़े हैं। अब बहुमत किसके, क्लोज फाइट होगा देखिए, लेकिन अब परिणाम तो कुछ ना कुछ इंतजार करना पड़ेगा 3 तारीख का। चौथी बात जो आपने कही सामाजिक समीकरण का, तो सामाजिक समीकरण इसमें टूटा है। जैसा मैंने कहा कि मुस्लिम वोटर ने अंतिम क्षण में जब देखा कि आरजेडी मुकाबले से बाहर है, तो पूरे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, जो कि लगभग 8 से 10% है बांकीपुर में, इन लोगों ने प्रशांत किशोर का समर्थन किया है। एक परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन जो स्पष्ट, मैं पटना में ही रहता हूं मैत्रेयी, तो मैंने देखा, खुद अपनी आंखों से देखा यहां कि कुर्मी जाति के मतदाताओं ने, नीतीश कुमार की जाति के लोगों ने बीजेपी से बदला नहीं। प्रशांत किशोर उनको पसंद नहीं थे, लेकिन बीजेपी पर उनको लगता है, कुर्मी जाति के लोगों को लगा कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, यानी कुर्मी से सत्ता छीन लिया है। तो इसका नुकसान बीजेपी को हुआ। कुर्मी जाति के लोगों ने प्रशांत किशोर को न चाहते हुए भी केवल बीजेपी को हराने के लिए प्रशांत किशोर के साथ जाते हुए दिखे हैं। लेकिन इसका बीजेपी को फायदा भी हुआ। फायदा कहां हुआ है कि अब प्रतिक्रिया हुई। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी इनकाउंटर और सम्राट चौधरी को जोड़ दिया एक दूसरे से, सम्राट चौधरी पर लगातार हमलावर रहे प्रशांत किशोर, तो ये चुनाव कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर वर्सेस सम्राट चौधरी में बनता हुआ दिखा। इसका लाभ बीजेपी को क्या मिला कि कुशवाहा जाति के वोटर, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा
विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कुशवाहा जाति के वोट बीजेपी से कटी थी, टूटी थी बीजेपी से, और वो आरजेडी के पक्ष में गया था। लेकिन इस बार वो जिस प्रकार से सम्राट चौधरी पर हमला हुआ प्रशांत किशोर की तरफ से, भरत तिवारी इनकाउंटर से जोड़ा गया, जिस प्रकार से कुर्मी जाति के लोगों ने सम्राट चौधरी के खिलाफ मुहिम चलाया कि नीतीश कुमार का बदला लेना है, तो ये सब कारण से कुशवाहा जाति के लोग बीजेपी के पास वापस आ गए। ठीक है, तो ये सब परिवर्तन दिखा है इस बार। अंतिम परिणाम तो 3 तारीख को आना है मैत्रेयी। बिल्कुल, अंतिम परिणाम 3 तारीख को आएगा और 3 तारीख को ही पता चलेगा कि बिहार की राजनीति अब कैसे चल रही है। लेकिन बिहार की जो अपोजिशन पॉलिटिक्स है उसके लिए भी ये बड़ा टेस्ट, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि उसके लिए ये बड़ा टेस्ट है। शुरुआत में जो मुकाबला था वो बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर दिख रहा था, लेकिन आखिरी दौर में तेजस्वी यादव की एंट्री होती है। और हालांकि जो अभी भी फाइट की जब बात हो रही है तो यही चल रहा है कि प्रशांत किशोर वर्सेस बीजेपी की नीरज सिन्हा की ही बात हो रही है। तो आरजेडी ने क्या पीके के मोमेंटम की हवा निकाली जिस तरह से, या फिर विपक्षी वोट बंटने से सबसे बड़ा जो फायदा है वो बीजेपी को मिलेगा क्या? और एमवाई की अगर हम बात करें तो क्या एमवाई वोट आखिर तक आरजेडी के साथ रहा या पीके की तरफ भी, जिस तरह से हम सवाल कर रहे हैं कि ये शिफ्ट हुआ है? क्योंकि 2025 के चुनाव में हमने देखा था कि किस तरह से ओवैसी आए और जो मुस्लिम एमवाई का जो एम है वो ओवैसी के साथ चला गया था, और यादव वोट बैंक, वैसे भी कहा जाता है कि अगर यादव आरजेडी के साथ नहीं जाते तो वो बीजेपी के साथ जाते हैं। तो क्या ये प्रशांत किशोर के साथ भी जाते हुए नजर आए? और जिस तरह से महागठबंधन में लगातार खींचतान हो रही थी, जिस तरह से दूरी दिख रही थी, चुनाव प्रचार में भी नहीं आना हुआ, तो इसका परिणाम में तो अब हमको लगता है कि जिस तरह से परिणाम भी आने वाला है वो नजर आएगा जरूर ये दूरी। मैत्रेयी, बहुत बेहतर सवाल है आपका, और इसमें 2 सवाल है। पहला सवाल आपका, दूसरा सवाल का जवाब मैं पहले दे देता हूं। देखिए, आप गौर कीजिए, पिछले लोकसभा चुनाव 24 और 25 का विधानसभा चुनाव, एक नया ट्रेंड मुस्लिम वोटिंग पैटर्न में दिखा। क्या दिखा कि वो बीजेपी को तो किसी कीमत पर, माने इनेमी नंबर 1 बीजेपी रही, बीजेपी को हराने के लिए किसी को भी वोट दिया। लेकिन साथ साथ जहां भी मुसलमानों को यह मौका मिला है कि तेजस्वी यादव को सबक सिखाया जाए, तो मुसलमानों ने तेजस्वी यादव को भी सबक सिखाया है। जैसे एआईएमआईएम को 5 सीट पर जीत मिलना, 2 सीट पर रनर अप रहना सीमांचल में। इसके अलावा कई ऐसी विधानसभा सीटें जहां पर कि आरजेडी का उम्मीदवार मुसलमान था, वहां मुसलमानों को आरजेडी के यादव जाति के लोगों ने वोट नहीं डाला। तो उसकी प्रतिक्रिया, उसके बाद ओवैसी का यह सवाल लगातार पूछना कि भाई मुख्यमंत्री तो मुसलमान के वोट से बनेगा, और मुसलमान के वोट से मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव, तो मुसलमान को क्या मिलेगा? 3% वाले सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाना और मुसलमान को डिप्टी सीएम नहीं बनाना, आबादी के अनुसार टिकट नहीं देना, ये सब तेजस्वी यादव के खिलाफ लगातार चला है 2024 के लोकसभा चुनाव से 2025 के विधानसभा चुनाव तक। और ये चीज इस बार भी दिखा वोटिंग पैटर्न में कि मुस्लिम वोटर तेजस्वी यादव को भी सबक सिखाना चाहते हैं। जहां कहीं भी मौका मिलता है तेजस्वी यादव को एक संदेश देते हैं। क्या संदेश होता है कि विधानसभा चुनाव में लगभग 150 सीट लड़ी आरजेडी, 150 में लगभग 50, 30, 33, 34% यादव उम्मीदवार दिया आरजेडी ने, लेकिन मुसलमान को 18-19 सीटों पर मात्र सिमटा दिया। तो आबादी मुसलमानों की 17%, 18%, और उनको सीटें 18, 19, 20। यादव जाति का वोट 14%, लेकिन उनको टिकट 50। तो ये चीज जो ओवैसी ने कहा कि क्या मुसलमान दरी बिछाएगा, राज करेगा यादव, राज करेगा सहनी, लेकिन मुसलमान क्या करेगा? मुसलमान को क्या मिलेगा? ना विधानसभा आप देते हैं, ना विधान परिषद देते हैं, ना राज्यसभा देते हैं, लोकसभा नहीं देते। आप लोकसभा में जो टिकट भी देते हैं आप दो, तो उसमें यादव जाति का लोग मुसलमान उम्मीदवार को वोट नहीं करता। तो ये सब चीजें जो है लगातार जो चली है उसका असर भी पड़ा है बांकीपुर में भी, और कारण उसका परिणाम क्या हुआ कि मुसलमानों ने प्रशांत किशोर को वोट डाला है। ठीक है, एक सबसे बड़ा फैक्टर बना है। दूसरा जो आपने कहा कि अगर कोई बड़ा उलटफेर होता है, उलटफेर यानी प्रशांत किशोर चुनाव जीतते हैं या दूसरे नंबर पर भी होते हैं अगर, तो एक बात याद रखिएगा कि बिहार विधानसभा में विधानसभा का समीकरण भी बदल सकता है। कैसे?
अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए आरजेडी के जो विधायक हैं उनको ये लगा कि अगले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, प्रशांत किशोर भी कोई विपक्ष का चेहरा हो सकता है, तो आप कल्पना कीजिए कि अगर दो एमएलए ने भी अगर कुछ गड़बड़ कर दिया तेजस्वी यादव के साथ, तो तेजस्वी यादव का 10% का आंकड़ा गिरकर नीचे आ जाएगा। यानी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चली जाएगी उनके जो जितने सुरक्षा है, नेता विरोधी दल के नेता के रूप में मंत्री की सुविधा है, आवास की सुविधा है, ये सब छिन जाएगी तेजस्वी यादव की। तो तेजस्वी यादव पर भी बड़ा खतरा है। वहां तक भी नहीं, आप याद रखिए प्रशांत किशोर की जीत बांकीपुर में होगी। अगर प्रशांत किशोर जीत गए तो बांकीपुर सीट बीजेपी का जीत लेना प्रशांत किशोर के लिए और बीजेपी की हार हो जाना, आप कितना मैसेज है समझिए। आप कहा जाता है कि ये उम्मीदवार नितिन नवीन से ज्यादा, नितिन नवीन का नहीं बल्कि सम्राट चौधरी का उम्मीदवार था। एक जो लग रहा है कि नितिन नवीन के उम्मीदवार को टिकट देकर जो है, नितिन नवीन के पसंद के उम्मीदवार को टिकट देकर उससे वापस ले लेना और फिर सम्राट चौधरी के पसंद के उम्मीदवार को टिकट देना, तो आप समझ रही है नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व के पास एक अलग मैसेज जाएगा। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये बिहार में पहला चुनाव है और वो पहला उपचुनाव है बांकीपुर में, जहां बीजेपी आज तक नहीं हारी 31 वर्षों में। ठीक है, तो सम्राट चौधरी की कुर्सी पर भी बीजेपी के नेता, मुझे लगता है दिल्ली वाले जरूर विचार करेंगे कि क्या सम्राट चौधरी, चूंकि देखिए एक और चीज, जैसा मैंने बताया बीजेपी का उम्मीदवार, तो बार बार बीजेपी के समर्थक वोटरों के बीच एक चर्चा लगातार चलती है कि भाई सम्राट चौधरी क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में सुटेबल है। ये बीजेपी के वोटर्स को भी इस बात की कहीं ना कहीं दिमाग में चलता है। बातें क्या होती है कि लोग तुलना करते हैं कि भाई सम्राट चौधरी तो आरजेडी से आए हुए हैं, आरजेडी की संस्कृति में जिस तरह की राजनीति होती है उसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एफिडेविट को हाफिडेविट बोलते हैं। ठीक है, माने एक शैक्षणिक स्तर पर भी जो है बार बार सवाल खड़ा होता है। अपराधीकरण, और जो तेजस्वी यादव भी आरोप लगाते हैं, प्रशांत किशोर भी आरोप लगाते हैं कि इनका इतिहास जो है वो आरजेडी वाला इतिहास है। न केवल पार्टी में बल्कि आरजेडी से छोड़कर तो बहुत सारे चेहरे आए हैं बीजेपी में, बहुत बड़े बड़े कई चेहरे हैं बीजेपी में जो आज आरजेडी से आए हैं। लेकिन सम्राट चौधरी और दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस वही जो मैंने बताया, हाफिडेविट और इस तरह की बातें। उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, तो ये भी कई सवाल हैं। तो एक प्रकार से सम्राट चौधरी के खिलाफ रेफरेंडम के रूप में भी इस चुनाव को देखा जाएगा, तेजस्वी यादव के खिलाफ रेफरेंडम के रूप में देखा जाएगा। तो कहीं हो सकता है, संभव है आने वाला दिन कहीं प्रशांत किशोर विपक्ष का चेहरा बन जाए। एक और बात होगी, प्रशांत किशोर की जीत इस महीने में भी देखिए मैत्रेय आप, कि प्रशांत किशोर अगर बांकीपुर में जीत जाते हैं, कोई बड़ा ऐसा कुछ हो जाता है, तो बिहार की जो जातिगत राजनीति का जो एक सिलसिला लंबा समय से चला आ रहा है, बांकीपुर प्रशांत किशोर जिस जाति से आते हैं उस जाति के लिए वो विधानसभा सीट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जाति के चश्मे से जितना हम लोग आंकड़ा निकालते हैं कि इतना फलानी जाति का वोट है तो फलाना उम्मीदवार को जीतना चाहिए, और वो फलाना जाति फलाने पार्टी का एक तरह से वोटर है, अस्थायी वोटर है, ये बात भी टूटेगा। इसका मतलब बहुत बड़ा संकेत निकल कर आएगा कि जाति अब बिहार में राजनीति तक सीमित रह चुकी है। जनता के मुद्दों के रूप में राजनीतिक दलों के लिए केवल राजनीति जाति बचा हुआ है, समाज अब उससे ऊपर उठकर सोच रहा है। तो यह भी एक बड़ा मुझे लगता है कि कई मैसेज निकल कर आएगा, और जो भी मैसेज निकल कर आएगा वो बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए नुकसानदेह है। चौथी बात मैं बता रहा हूं, अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो आरजेडी का गठबंधन जो है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार 36 का आंकड़ा चल रहा है, आरजेडी का लगातार 36 का आंकड़ा है। ठीक है, तो कांग्रेस प्रशांत किशोर के साथ चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे भी प्रशांत किशोर हर बार कांग्रेस की प्रशंसा करते हैं, याद रखिएगा। हर बार हर जगह जहां भी मौका मिलता है कांग्रेस की प्रशांत किशोर कभी आलोचना नहीं करते। तीसरी बात मैं बताऊं, वामपंथी दल जितने भी हैं, सीपीआई सीपीएम बिहार में खत्म हो चुकी है, लेकिन सीपीआईएमएल का आधार है, और सीपीआईएमएल का आधार कहां है? इसी इलाके में है जहां से प्रशांत किशोर आते हैं, शाहाबाद का इलाका, मगध का इलाका। यहां सीपीआईएमएल एक ताकत है, और कांग्रेस सीपीआईएमएल और प्रशांत किशोर की तिकड़ी अगर कुछ मिलती है, अगर
तब तो आरजेडी बचेगी कहां? आप सोच कर देखिए, अगर मुसलमान चले गए, सीपीआईएमएल के कारण दलित चला गया, कांग्रेस के साथ चला गया, तो फिर दलित मुसलमान और का एक समीकरण, और तीसरा प्रशांत किशोर के साथ अगर सवर्ण जुड़ गए। चूंकि आपने देखा अभी इस चुनाव में एक और चीज देखने को मिली कि यूजीसी एक्ट के मामले पर नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से सवर्णों की नाराजगी भी दिखाई दिया है। ठीक है, भरत तिवारी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रहा है, मुझे लगता है कि उससे बड़ा फैक्टर देखा गया यूजीसी एक्ट पर। ठीक है, सवर्णों की नाराजगी, और उसका इनकास प्रशांत किशोर ने किया है। प्रशांत किशोर ने मंच पर नहीं कहा है, लेकिन प्रशांत किशोर के वॉलंटियर्स जिस प्रकार से घर घर घूमकर जिस विषय को रख रहे थे, प्रशांत किशोर को सवर्ण बता रहे थे कि सम्राट चौधरी सवर्ण विरोधी है, मोदी सवर्ण विरोधी है। यूजीसी एक्ट पर जिस तरह से सवर्णों को तोड़ने का प्रयास किया है प्रशांत किशोर ने, ठीक है, तो ये सब परिवर्तन जो है आपको मुझे लगता है विजिबल रहा है चुनाव में। अंतिम परिणाम तो फिर 3 तारीख है। बिल्कुल 3 तारीख है। सर, अगला जो हमारा विषय है दीपक प्रकाश का मंत्री पद अब सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ पूछा है कि बिना चुनाव जीते कोई मंत्री 6 महीने से ज्यादा कैसे पद पर रह सकता है। दूसरी तरफ 2001 के SR चौधरी जजमेंट का भी हवाला दिया जा रहा है, जिसमें ऐसी दोबारा नियुक्ति पर रोक की बात कही गई थी। लेकिन सवाल सिर्फ कोर्ट का नहीं है, पॉलिटिक्स का भी है। अगर मामला जो है वो इतना साफ है तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश से इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा रहे? क्या एनडीए की मजबूरी अभी भारी है या फिर कोर्ट के फैसले तक पूरा खेल जो है वो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दीपक प्रकाश की कुर्सी जो है वो बचेगी या जाएगी? जिस तरह से उनसे मीडिया कर्मियों ने भी सवाल किया और उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला जो है वो सर्वमान्य है और वही माना जाएगा। आपकी प्रतिक्रिया सर इस? मैं कोई विधि का विद्यार्थी तो हूं नहीं, मैं तो थोड़ा बहुत राजनीति को समझता हूं और पत्रकारिता समझता हूं। ठीक है, विधिवेत्ता बता पाएंगे इस मामले में कि कानूनी पक्ष क्या है, अदालत क्या फैसला करती है। लेकिन एक सामान्य बात जो है एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में मुझे समझ में आती है कि राजनीति केवल नीति से नहीं चलता बल्कि नैतिकता से भी चलता है। अगर राजनीति में, लोकतंत्र में नैतिकता खत्म हो जाए अगर, तो फिर राजनीति माने जो आम जनता की भलाई के लिए नहीं हो सकती। ये कंप्लीट बेईमानी है मुझे लगता है किसी भी प्रकार से कि दीपक प्रकाश को मंत्री बनाकर रखा जाए, तब भी जब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के ऑलरेडी 4 विधानसभा में सदस्य हैं, उनकी पत्नी सदस्य हैं, उनको क्यों नहीं मंत्री? तो ये कंप्लीट एक तरह से व्यक्तिगत जागीर बनाकर रखने की बात है। और जहां तक गठबंधन की राजनीति है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज देश बने, केवल बीजेपी दोषी नहीं है इसके लिए, हर राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेवार है। जहां नैतिक मापदंड राजनीति से गायब है, केवल और केवल सुच्चा वोट बैंक, माने एक संकेत दिया जाता है कि एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर कि वो जाति उस व्यक्ति की जागीर है और वो जागीर का इस्तेमाल जो है उसके बदले शासन करता है। तो इसीलिए ये कहीं से भी उचित नहीं है। और अदालत का कमेंट अगर ऐसा है अगर, तो स्वागत करना चाहिए, आम लोगों को तो स्वागत करना चाहिए कि ये दीपक प्रकाश कैसे, अगर लगातार उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा कि उनकी पार्टी बची तभी रहेगी जब दीपक प्रकाश मंत्री रहेंगे। आप याद कीजिएगा जब दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने की बात आई थी तो उपेंद्र कुशवाहा का बयान था कि हमने जीतन राम मांझी से सीखा है। क्या सीखा है? कि परिवार से बाहर, यानी बेटा के बदले और किसी को मंत्री मत बनाओ नहीं तो तुम्हारी पार्टी टूट जाएगी। ठीक है, ये कंप्लीटली लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है, गैर लोकतांत्रिक है। ये तो राजतांत्रिक व्यवस्था है कि राजा का बेटा ही राजा होगा। तब आप तेजस्वी यादव की आलोचना क्यों करेंगे? आप राहुल गांधी की आलोचना क्यों करेंगे जब उपेंद्र कुशवाहा का बेटा ही मंत्री बनेगा, कोई दूसरा विधायक मंत्री नहीं बनेगा? आप अपनी जाति से ही, उसी जाति से बनाइए ना आप मंत्री। आपकी जाति के भी विधायक हैं आपकी पार्टी में। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायकों में उनकी जाति का भी विधायक है, उसको क्यों नहीं मिलेगा कि दीपक प्रकाश को मिलेगा? तो दीपक प्रकाश की योग्य है, तो दीपक प्रकाश की योग्यता वाले क्या आपकी पार्टी में दूसरा योग्य व्यक्ति नहीं है? अगर नहीं है तो आप पार्टी चलाने लायक नहीं। ये बातें आम लोगों को समझनी पड़ेगी, क्योंकि कहा जाता है लोकतंत्र तो हमारा जनता के आदेश से चलता है। जैसा जनता जनादेश देती है उसी आधार पर
पार्टियां नीति बनाती है। तो ये एक बड़ा संकेत ओवरऑल कह सकती है आप। बांकीपुर का भी जनादेश होगा कि यदि कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो ये संकेत होगा। अभी जैसे आपने देखा कि छात्र आंदोलन के नाम पर, जेनजी आंदोलन के नाम पर कई सारी चीजें हुई। तो हर कहा जाता है ना कि हर अच्छे चीजों में बुराइयां भी घुसती है, हर संस्कृति के अंदर विकृतियां भी होती है। तो ये मुझे लगता है लोकतंत्र की, भारतीय लोकतंत्र में बहुत बड़ी विकृति है कि इसको जोड़ दिया गया है एक व्यक्ति के साम्राज्य से, उस व्यक्ति को उसकी जाति से, और फिर उसके उस जाति के गौरव से जोड़ दिया जाता है। और उसी का परिणाम है कि दीपक प्रकाश का मंत्री बनना। केवल और केवल शुद्ध कह सकती है वोट बैंक के लिए जनता को गुमराह करने की बात है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। आज बताइए, सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री हैं तो फिर केसी कुशवाहा को प्रतीक बनाकर, आप दीपक प्रकाश को प्रतीक बनाकर आप कैसे राजनीति कर सकते हैं? अगर कुशवाहा सम्राट चौधरी के नाम पर वोट नहीं देगा तो क्या दीपक प्रकाश के नाम पर वोट देगा एनडीए को? तो कई फिलहाल दीपक प्रकाश का जो मामला है वो कोर्ट में है और आगे हम जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर लाएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी और इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।